भाजपा ने पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर के रणनीति बनाई है, जिसमें 30 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम, 4 नवंबर को इगास पर्व और 9 नवंबर को राज्य के स्थापना दिवस को लेकर पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। तो देखिए, आने वाले वक्त में कौन कौन से कार्यक्रम हैं, ये प्रस्तावित कार्यक्रमों की एक सूची आई है और उसके तहत क्या क्या करना है, तमाम लोगों की जिम्मेदारी, जवाबदेही भी तय की गई है। और इस लिस्ट में अगर आप देखें तो 30 अक्टूबर को पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम है, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में किस तरीके से हिस्सा लेना है, लोगों को कैसे जोड़ना है, उसकी जिम्मेदारी है। 4 नवंबर को इगास पर्व को लेकर के कैसे कार्यक्रम रहेंगे, क्या रणनीति रहेगी पार्टी की, इसे लेकर के भी चर्चा है। 9 नवंबर को राज्य के स्थापना दिवस को लेकर के जिम्मेदारी तय की गई है। प्रत्यक्ष रूप से प्रदेश कार्यालय द्वारा हम बूथ तय कर रहे हैं। खासतौर पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सांसद अपने क्षेत्र में रहते हैं, विधायक अपने क्षेत्र में रहेंगे, लेकिन उनके भी कौन से बूथ पर वो जाएंगे, ये सूची हमने मंगानी प्रारंभ की है। इसके साथ साथ 4 तारीख इगास का कार्यक्रम, इगास के में हम भी पलायन रोकने में सहायक सिद्ध हों। त्यौहार हर वर्ष होता है, लेकिन उस त्यौहार की भव्यता में जो हमारे प्रवासी हैं उन लोगों का भी आगमन हो, उस उद्देश्य से हमने कार्यक्रम तय किया और हमने जिले के अपने हर जिले के कार्यकर्ता निर्धारित किए। उनके प्रयासों से किन लोगों से वार्ता करेंगे, वो प्रत्यक्ष वहाँ पर रहे। हमने कहा कि भाई गाँव में जाने पर भेलो भगवान खेलते हुए वो उसका फोटो भी शेयर करें और उनके बारे में बातचीत करें। तो देखिए, गैरसैंण में विधानसभा सत्र की तारीख का ऐलान होने से पहले ही विपक्ष ने सवाल उठाया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार पहले गैरसैंण को लेकर के अपनी स्थिति साफ करे और फिर से आपको सत्र से पहले वही पुराना सवाल दिखाई देगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष भले बदल जाएं, लेकिन गैरसैंण को लेकर के मानो ये सवाल आमूलचूल सवाल के तौर पर स्थापित हो चुका है। सभी एक दूसरे से पूछते हैं कि स्थिति साफ कीजिए। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था, तो एटलीस्ट ग्रीष्मकाल में तो वहाँ सत्र चलना चाहिए था। चारधाम यात्रा का बहाना करके सरकार ने वहाँ सत्र नहीं चलाया, जबकि हकीकत यह है कि हर साल चारधाम यात्रा चलेगी और उसका समय लगभग वही होता है। तो इसका मतलब आपने या तो ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा गलत की, आपकी नीयत ठीक नहीं थी, और आज भी मुझे लगता है केवल राजनीतिक शगुफा है। और अगर करेंगे भी तो इनका क्या जाना है। मंत्री और विधायक गणों के लिए तो सुविधा है, लेकिन जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, जो पत्रकार हैं, जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनके लिए वहाँ बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जब बर्फ़ गिरती है, वो ऐसी स्थिति में जब पुलिसकर्मियों को ड्यूटी देनी पड़ती है, उसको समझा जा सकता है कि सर्द हवाओं में, बर्फीली हवाओं में हमारे पुलिस के जवान वहाँ तैनात रहते हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी गौचर पहुंची। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। गैरसैंण को लेकर विपक्ष के सवालों पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, सरकार गैरसैंण को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है और साथ में ये कहा कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर भराड़ीसैंण में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। पिछले 2 साल कोरोना के कारण कहीं कहीं पे रुकावटें आई हैं, लेकिन आपने जैसे देखा है कि भव्य कार्यक्रम 15 अगस्त को हम लोगों ने किया था। इसी तरह से वहाँ सत्र भी लगेंगे और 9 नवंबर आ रहा है, स्थापना दिवस आ रहा है, वो भी इतना भव्य तरीके से मनाया जाएगा। तो हम लोगों का पूरा प्रयास ये है कि गैरसैंण, भराड़ीसैंण जो है, आज हमारी राजधानी है, ग्रीष्मकालीन, वहाँ कुछ न कुछ कार्यक्रम। बड़ी खबर, उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 4 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, 2 आईपीएस अधिकारियों का भी ट्रांसफर हुआ है। पौड़ी के डीएम बने हैं आशीष कुमार चौहान। रीना जोशी को पिथौरागढ़ का डीएम बनाया गया है, तो अनुराधा पाल बनी है बागेश्वर की डीएम। आईपीएस श्वेता चौबे को एसएसपी पौड़ी की जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए, प्रशासनिक अमले में बदलाव की खबर। सितारगंज में धान के खेत में आग ने तांडव मचाया। आग की वजह से खेत में खड़ी धान की 3 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की मदद से किसी तरीके से आग को बुझाया जा सका, मगर तब तक खेत में खड़ी 3 एकड़ की फसल जल करके खाक हो गई। केदारनाथ यात्रा पर इस सीजन में महिला सहायता समूह की महिलाओं को भी 48 लाख रुपए की इनकम हुई है। इन महिलाओं ने चौलाई के लड्डू, दूसरी सामग्रियों को बेचकर ये बम्पर कमाई की है। इस सीजन की चारधाम यात्रा महिला सहायता समूह के लिए भी सौगात भरी रही। केदारनाथ धाम की यात्रा से जुड़ी महिलाओं ने यात्रा सीजन के दौरान 48 लाख रुपए की कमाई की है।
केदारनाथ प्रसाद से ही महिला सहायता समूह को 44 लाख रुपए की आमदनी हुई है, जिससे समूह से जुड़ी 100 महिलाओं को रोजगार मिला है। हमारे रेस्टोरेंट में पहाड़ी व्यंजन, मतलब जो हमारा जैविक लोकल खाना है जो हमारा, वो है मसाला डोसा वगैरह बनाते हैं। और हम यहाँ पे हमने जो कुल आई है 3,60,000 रुपये इस यात्रा सीजन पे कमाई है। महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं मिलकर चौलाई के लड्डू तैयार करती हैं। लड्डू तैयार होने के बाद उन्हें पैक कर केदार धाम के अलग अलग पड़ावों पर बनी दुकानों पर पहुंचाया जाता है। इसके साथ ही ये महिला समूह हर्बल धूप, चूरमा, बेलपत्री, शहद, जूट और रेशम के बैग भी तैयार करती हैं। इस वर्ष आशातीत सफलता रही है। हमने करीब 42 लाख का इस समय जो है वहाँ पर चौलाई प्रसाद का विपणन किया है और उसको एक स्वीकार्यता मिली है, सबसे बड़ी बात यह है। और अब जो लैंची दाना चना ये कम होते जा रहा है और चौलाई प्रसाद का वहाँ पर बहुत अच्छा जो है की बिक्री हो रही है और हमारे यात्री भी उससे स्वीकार कर रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से और बड़ी खुशी के साथ। अभी हम यहाँ पर 60-70 महिलाओं को हम रोज़गार दे रहे हैं और करीब 2-3 समूह हमारे साथ और जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ सालों में महिला सहायता समूह से बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ रही हैं, जिससे न सिर्फ महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, साथ ही पहाड़ पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। खबर मंत्रियों से जुड़ी है। उत्तराखंड में मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया और कई महीने बीत गए, बावजूद इसके प्रभारी मंत्रियों की अपने जिले में जाने की दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है। जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा संगठन कई बार ये कहता नजर आ चुका है कि मंत्रीगण अपने जिलों में प्रवास करें, जनता दरबार लगाएं, लोगों की बात सुने, मगर ना तो मंत्रियों का जनता प्रेम दिखाई दे रहा है, ना ही प्रभारी अपने जिलों में प्रवास करते दिख रहे हैं। इस बारे में जब एबीपी गंगा ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि रेगुलर अपने जिलों के दौरे पर जा रहे हैं। इतने दौरे मैंने किए हैं अपने ज़िले के। मैं उधम सिंह का प्रभारी मंत्री हूँ और प्रभारी मंत्री बनने के बाद लगभग मैं 7 बार वहाँ जा चुका हूँ और आज भी मेरी डीएम से बात हुई है और कल मैं एक वर्चुअल मीटिंग भी कर रहा हूँ, क्योंकि 9 तारीख को सभी प्रभारी मंत्रियों ने जो है अपने अपने प्रभारी जिलों में रहना है। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि हमारे सभी मंत्री लगभग अपने जिलों में जा रहे हैं। अब कांग्रेस अपना काम कर रही है, उनको भविष्य में कुछ ना कुछ बोलना है, मैं नहीं समझता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि इस बारे में बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है। कुमाऊं के जो हमारा संभाग कार्यालय वहाँ पर बैठने का उन्होंने अपना निश्चित किया है और उन्होंने कहा है कि तमाम जो मंत्री हैं वो दिनवार निश्चित करके पार्टी मुख्यालय में बैठेंगे और यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ साथ बहुत पूरे प्रदेश के तमाम ऐसे लोग आते हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं, जो अपनी बातों को लेकर के आते हैं, उनकी बातें सुनी जाए। कार्यकर्ताओं की भी जो समस्याएं क्षेत्र की होती हैं उनकी भी बातें जो है यहाँ पर सुनी जाए। कुमाऊं के जो हमारा संभाग कार्यालय दरबार जरूर लगाना चाहिए कि जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के ने एक फैसला दिया था कि जितने भी सांसद हैं वो एक एक गाँव को गोद लेंगे, तो उत्तराखंड के 5 सांसदों ने जिन गाँवों को गोद लिया था उनकी वस्तुस्थिति आज क्या है, क्या उनमें डेवलपमेंट हुआ है, इसके लिए एक समिति बना के उनका रात्रि विश्राम अगर उन 5 गाँवों में वो करवाएं और उसका जो रिजल्ट है उसको सबके सामने रखें, तब मुझे लगेगा कि उनके ये कहने में। तो प्रवास को लेकर के पक्ष विपक्ष का क्या कहना है आपने देख लिया, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये समझने के लिए हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी पंकज राणा का और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि नेतागण जब वोट अपील करनी होती है, वोट मांगना होता है, तब तो हर जगह चले जाते हैं, हर एक क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन अब जब आदेश दिया गया है कि जा करके अपने अपने क्षेत्र में प्रवास करें तो यहाँ पर गंभीरता नजर आती है या नहीं। हमारे सहयोगी पंकज से जुड़ेंगे और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार दिक्कत कहाँ आ रही है और कितने मंत्री कितना प्रवास करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और अगर दिलचस्पी दिखाई जा रही होती तो बार बार मुख्यमंत्री के बाद संगठन का इन्वॉल्व होना और बार बार उनकी तरफ से ये संदेश जाना कि जाइए जनता दरबार लगाइए और अपने लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को सुने, ये कहने की नौबत आखिरकार क्यों आन पड़ी है। अगर मंत्रीगण इतने जिम्मेदार हैं अपने क्षेत्र में जाने के लिए तो आखिरकार इस बारे में वो खुद से पहल क्यों नहीं करते
थे, ये सवाल उठता क्यों है? विपक्ष को ये सवाल करने का मौका कहां से मिला? हमारे सहयोगी पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? जिससे पूछो वो तो कहता है हम तो इतनी बार गए। हकीकत क्या है? इसलिए तो देखिए, आपने अभी देखा होगा जब पिछले साल चुनाव हो रहे थे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो तमाम नेताओं को आपने खुद देखा होगा किस तरह से तमाम नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ऊंची ऊंची पहाड़ियों में पगडंडी नाप रहे थे और किस तरह से वो लोगों के बीच में जाकर अपील कर रहे थे कि हमें वोट दीजिए। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, सरकार बनी, सरकार का गठन हुआ और मंत्रियों को प्रभार दिए गए। ये कहा गया कि मंत्री अपने अपने प्रभारी जिलों में जाकर प्रवास करेंगे, जनता दरबार लगाएंगे। प्रवास का मतलब ये नहीं कि आप जाइए और वहाँ रुकिए और जाकर आप अपना आराम करके आ जाइए। आप लोगों से मिलना पड़ेगा, आपको जनता से कनेक्ट होना पड़ेगा, आपको लोगों की समस्याएं सुननी होंगी। लेकिन अभी तक तकरीबन 2.5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मंत्रियों को प्रभार दिए थे। उत्तराखंड में 13 जिले हैं और 8 मंत्री हैं। 8 मंत्रियों को 13 जिलों के प्रभार दिए गए हैं। कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनको 2-2 जिले दिए गए हैं और कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनको 1-1 जिला दिया गया। सिर्फ हम 2 से 3 मंत्रियों को छोड़ दें तो कोई भी मंत्री अपने प्रभारी जिले में नहीं गया। इसमें अगर हम सौरभ बहुगुणा की बात करें तो वो अपने दोनों जिलों बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में जाकर 4 बार प्रवास कर चुके हैं और रह चुके हैं, लेकिन जनता दरबार उन्होंने भी नहीं लगवाया। वहीं अगर हम धन सिंह रावत की बात करें तो 2 बार वो अपने प्रभारी जिलों में रहे हैं, लेकिन जनता दरबार नहीं लगाया। लोगों से कनेक्ट लिए सिर्फ जिला नियोजन की बैठक ही उन्होंने की है। तो जिला योजना की बैठक करके ही आप अपना काम मुक्त कर देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। अब लोगों की भी ये मंशा है, लोग भी ये चाह रहे हैं कि सरकार जनता के द्वार, जो बीजेपी का नारा है, उसके सापेक्ष सरकार आए, जिलों में प्रवास करे और कम से कम लोगों की समस्या का सुन रहे। क्योंकि देखिए, कई लोग ऐसे हैं, कई गाँव ऐसे हैं जो जिला मुख्यालय तक लोग नहीं पहुँच पाते हैं। पौड़ी जिले इतना बड़ा जिला है, वहाँ पर कितनी दूरी पर गांव बने हुए हैं, वो डीएम से मिलने के लिए उसे 2 दिन लग जाते हैं। मंत्री अगर जिलों के दूरस्थ क्षेत्रों में प्रवास करेंगे, गांव में रहेंगे, ब्लॉक स्तर पर जाएंगे तो उन लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कई जगह स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी चरमराई हुई हैं, लोगों को दिक्कतें होती हैं। कई जगह लोग तमाम कामों को लेकर, योजना की कामों को लेकर, विकास के कामों को लेकर राजधानी के चक्कर काटते हैं। मुख्यमंत्री से मिलने की चाह रखते हैं, उसके साथ साथ ही मंत्रियों से मिलने की चाह रखते हैं, लेकिन मंत्री राजधानी में अपनी कोठियों में बैठे होते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत हो गई है कि आप प्रभार देने के बाद भी क्यों नहीं मंत्री प्रभारी जिले में जा रहे हैं, क्यों नहीं जनता की समस्या सुन रहे हैं। ये बड़ा सवाल हो गया। इसीलिए कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं कि भाजपा जनता के बीच में जब जाती है, जब उन्हें सत्ता पानी होती है, लोगों के बीच में जब जाते हैं, जब उन्हें चुनाव होते हैं। और वो हमने अभी देखा होगा जब 2021 के लास्ट में चुनाव हो रहे थे, किस तरह से भाजपा और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने पगडंडियां नापी, बड़े बड़े पगडंडियों में गए, बड़ी बड़ी जगह लोग जाके दूर दूरस्थ गाँव में जाकर लोगों से वोट मांगे। लेकिन जब अब सरकार बन गई है और प्रभार दे दिए गए हैं, अब सब कुछ बिल्कुल सरकार का संचालन ठीक से हो रहा है, तो मंत्रियों को अपने प्रभारी जिलों में जाकर कम से कम लोगों की समस्या सुननी होगी। सिर्फ लोगों की नहीं है, भाजपा संगठन की देहरादून से हिलने को तैयार क्यों नहीं है मंत्रीगण? देखिए, अभी तक तो बारिश का मौसम था, रास्ते खराब थे, लेकिन किस चीज का इंतजार है अपने ही लोगों के बीच में जाने का? देखिए, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक एक कड़क संदेश मुख्यमंत्री की ओर से नहीं दिया जाएगा और सख्त शब्दों में आदेश नहीं होंगे, तब तक मंत्री अपने यहाँ से हिलने की नौबत नहीं उठाएंगे, हिलने के लिए तैयार नहीं होंगे। देखिए, पिछले 2 महीने 3 महीने बरसात में गुजर गए। बरसात के दौरान भी अगर मंत्री दूरस्थ क्षेत्रों में जाते तो उन्हें समस्याओं का पता लगता। सड़क कनेक्टिविटी कैसे टूटी है, कैसे लैंडस्लाइड होता है, किस तरह से लोगों को दिक्कत होती है, पेयजल समस्याएँ कहाँ बाधित हुई हैं, बिजली लाइनें कहाँ टूटी हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो उसी दौरान जाकर पता लग पाता है। अब फिर एक बार यहाँ पर शुरू बरसात सीजन शुरू हो गया, शीतकालीन वजह जो भी हो, लेकिन यहाँ पर सोचना ही पड़ेगा कि आखिरकार ये रिपोर्ट ऐसी नेगेटिव क्यों है। शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। खबर रुड़की से है। मानकपुर गांव में डेंगू के केस बढ़े हैं। डेंगू के मरीजों की संख्या हो गई है अब 25। 3 और ग्रामीणों में डेंगू की पुष्टि के बाद अब ये संख्या 25 हो चुकी है। मानकपुर के आसपास के गांव में भी बुखार की शिकायत देखी जा रही है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से सैंपल लेने की मांग की है और अब ये संख्या 25 पहुंच चुकी है। 3 और पॉजिटिव केस डेंगू के। उधर रुद्रपुर में डेंगू के केस बढ़ रहे हैं। जिले में अब तक कुल 16 केस सामने आ चुके हैं डेंगू के। स्वास्थ्य विभाग ने 668 लोगों के सैंपल लिए और जांच के बाद लैब के लिए भेजे, जिसमें 16 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर सीएमओ ने सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को डेंगू के मरीजों के संबंध में जानकारी उनसे मांगी है। उत्तराखंड के लिए केंद्र की तरफ से बहुत बड़ी सौगात मिली है। हल्द्वानी में एचएमटी की बंद पड़ी फैक्ट्री की 45 एकड़ जमीन को उत्तराखंड को ट्रांसफर कर दिया गया है। सीएम धामी ने कहा कि इस जमीन का इस्तेमाल प्रदेश के हित में किया जाएगा। खंडर में तब्दील हो चुकी एचएमटी फैक्ट्री में कभी हजारों लोग काम करते थे, मगर अब ये फैक्ट्री वीरान पड़ी है।
HMT फैक्ट्री में 2016 से ताला लटका हुआ है, मगर अब जल्द ही ये ताला खुल सकता है। केंद्र सरकार ने HMT की 45 एकड़ जमीन उत्तराखंड को ट्रांसफर कर दी है। ये जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके दी है। इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। केंद्र सरकार के फैसले का विपक्ष भी स्वागत कर रहा है, मगर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि सरकार को उस जमीन का सही काम में इस्तेमाल करना चाहिए। स्वागत योग्य कदम है, लेकिन अब भविष्य में राज्य सरकार युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए क्या पहल करती है, किस तरह के उद्योगों की स्थापना होती है। केंद्र सरकार ने फैक्ट्री की जमीन उत्तराखंड सरकार को ट्रांसफर तो कर दी है, मगर सवाल ये है कि आखिरकार इस जगह पर अब सरकार काम क्या करेगी। सीएम धामी कह रहे हैं कि इस जमीन का इस्तेमाल प्रदेश हित में होगा, तो वहीं कुछ दिनों पहले केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा था कि इस जगह पर सिडकुल बनाया जाएगा। हमारी सरकार ने पूरी तरह से HMT को जो शेष भाग था उसे ले लिया है और पैसा भी जमा करा दिया है। हमें उम्मीद है कि हम कुछ न कुछ इसमें नया उद्योग अथवा कुछ भी करेंगे, सिडकुल की तर्ज पर कुछ न कुछ बना सकते हैं। HMT की ये फैक्ट्री कभी हजारों कर्मचारियों को रोजगार देती थी, मगर 2016 में अचानक फैक्ट्री बंद हो गई, जिससे इसमें रोजगार करने वाले कर्मचारी बेरोजगार हो गए। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार इस जमीन पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करने जा रही है। ABP गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में जून 2013 की आपदा को हिंदुस्तान के लोग कभी भुला नहीं सकते। कुदरत की इस विनाश लीला का पूरे देश के लोगों ने अपनी आंखों से खेल देखा, मगर केदार की पहाड़ियों पर फिर से कुछ ऐसी ही हलचल हुई है जिसे रोकना बेहद जरूरी है, वरना फिर से कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। क्योंकि केदारनाथ की पहाड़ी पर प्रलय का एक ऐसा जिंदा बम है, अगर वो फूटा तो किसी बड़ी अनहोनी को जन्म दे सकता है। ये तस्वीरें अक्टूबर महीने की शुरुआत की हैं, जब केदारनाथ धाम की पहाड़ियों पर हलचल हुई थी। जब किसी ने इस वीडियो को देखा, उसके जहन में केदार घाटी में जून 2013 में आई आपदा की यादें ताजा हो गई। एवलांच की इस घटना के बाद सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी को इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए भेजा था। एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केदारनाथ मंदिर के उत्तरी क्षेत्र में फिलहाल किसी भी तरह का निर्माण ठीक नहीं है। इंसिडेंट प्लेस थी, वहाँ पे उन्होंने हवाई सर्वेक्षण वगैरह ये सब चीज़ें किया और अपनी रिपोर्ट उन्होंने सरकार को सबमिट कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार मतलब कि ये पता चला है कि उसमें कोई ऐसी जो हिमस्खलन हुआ है वो हिमालयी क्षेत्रों में जो है इन दिनों में सामान्य प्रक्रिया रहती है हिमस्खलन होने की, और वो खतरे वाली ऐसी कोई बात उस पर नहीं है उस पर। हाँ, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये ज़रूर कहा है कि जो केदारनाथ क्षेत्र के जो पीछे का 5-7 या 6-7 किलोमीटर का जो पीछे वाला इलाका है, वहाँ पर पुराने ग्लेशियरों के कुछ मलबे वहाँ पर हैं। तो उन मलबों के, यद्यपि उसमें पुराना जो है बताया इन्होंने कि कोई पुराना कंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि उसमें वहाँ पर उस वाले एरिया में किसी तरह के कोई नए कंस्ट्रक्शन न किए। कमेटी का सुझाव है कि केदारनाथ मंदिर के पीछे की तरफ फिलहाल कोई निर्माण काम नहीं होना चाहिए। एक्सपर्ट कमेटी का ये भी कहना है कि केदारनाथ धाम में ज्यादा कंस्ट्रक्शन भी भविष्य में दिक्कतें पैदा कर सकता है। एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से तैयार की गई रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। 22 सितंबर 2022 को लगभग 4:30 बजे जो है केदारनाथ मंदिर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर पीछे पहाड़ी से आंशिक रूप से हिमस्खलन हुआ है, और इसी के रिगार्डिंग पहला हिमस्खलन जो हुआ था वो 22 सितंबर को हुआ था, और दोबारा फिर हमको ADM रुद्रप्रयाग का पत्र मिला तो उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर को जो है फिर सुबह 5:30 से 6:30 के बीच में केदारनाथ मंदिर से लगभग 6 से 7 किलोमीटर पीछे की ओर जो है आंशिक हिमस्खलन दोबारा हुआ। जब हम लोग के संज्ञान में ये आया कि हिमस्खलन जो है अनवरत रूप से जो है वहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है, तो हम लोगों ने उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत ही एक उच्च स्तरीय टीम का गठन किया हमने उसमें। जून 2013 की घटना के बाद केदारनाथ की पहाड़ियां काफी संवेदनशील हो गई हैं, खासकर मंदिर के पीछे का वो इलाका जहां से पानी के साथ मलबा बहकर आया था।
यही वजह है कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट ने सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। केदारपुरी में फिलहाल कई बड़े निर्माण कार्य हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि इन हालात में वो काम कैसे पूरे होंगे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है। शीतकालीन गद्दी स्थल पहुंची बाबा केदार की डोली और अगले 4 महीने तक ओमकारेश्वर मंदिर में ही बाबा की पूजना होगी। 27 अक्टूबर को कपाट बंद हो गए थे केदारनाथ के और उसके बाद ये डोली अब अगले 4 महीने के लिए ओमकारेश्वर 6 महीने के लिए ओमकारेश्वर मंदिर में बाबा की पूजा हो जाएगी। और देखिए ये गद्दी स्थल तक पहुंचने की खबर आ गई। शीतकालीन गद्दी स्थल पहुंच चुकी है बाबा केदार की डोली। 6 महीने तक यही दर्शन पूजन होंगे अब बाबा के। 27 अक्टूबर को विधि विधान के साथ बाबा केदार के कपाट बंद हुए। ये डोली वहां से चल करके अब ओमकारेश्वर मंदिर में आ चुकी है। 6 महीने तक बाबा के दर्शन यही होंगे। बागेश्वर में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने जिला पंचायत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आरोप यह है कि सत्ता के हनक के चलते करप्शन किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी भी दी है। प्रभारी मंत्री के कहने के बाद भी जिन सोलर लाइटों पे जांच की बात उठी थी, उसके बावजूद 1 करोड़ 26 लाख के दोबारा इस कार्य योजना में राज्य वित्त के सोलर लाइट ही रखी गई है। और दूसरी चीज, न जाने अब तक कितने जिला स्तर के अधिकारियों को बलि का बकरा बनाती रहेंगी जिला पंचायत अध्यक्ष के अपरिपूर्ण रवैये से। पिछली बार जब 74 दिन के आंदोलन में थे सभी माननीय उपाध्यक्ष जी के साथ माननीय सदस्यगण, उस समय के उप जिलाधिकारी सदर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार को लेकर एक फर्जी एक्ट लाया गया। जब उसकी सत्यता जांची गई तो वो एक्ट फर्जी पाया गया। अभी तक पुलिस अधीक्षक बागेश्वर ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, जबकि अन्य 2 अधिकारियों का यहां से स्थानांतरण हो गया। उत्तरकाशी में पागल नाला पर बने पुल की शुरुआत हो गई है। इस पुल का निर्माण 10 करोड़ की लागत से हुआ है। यह पुल सामरिक लिहाज से काफी अहम है। इसके निर्माण से चीन सीमा के लिए सेना की आवाजाही में सुविधा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुल का वर्चुअल माध्यम से उन्होंने शुभारंभ किया। पौड़ी में बीते 4 अक्टूबर को हुए बस हादसे में मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के बाद मृतकों के आश्रितों और घायलों को मुआवजा की राशि मुहैया कराई जा चुकी है। बस हादसे में मृतक लोगों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा है, जबकि घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद दी गई है। इस बस हादसे में 33 लोगों की मौत हुई थी, 19 लोग घायल हुए थे। बस हादसे से जुड़े लोगों के परिजनों और घायलों को मुआवजा मिल चुका है। बनबसा से लगती नेपाल सीमा पर इंडो नेपाल सहयोग से ड्राई पोर्ट बन रहा है और इस निर्माण कार्य में आज जमीन से संबंधित दिक्कतों को दूर कर लिया जाएगा, ऐसी खबर मिल रही है। उम्मीद है कि अब जल्द ही ड्राई पोर्ट का निर्माण शुरू हो जाएगा। ड्राई पोर्ट को जोड़ने के लिए 4 किलोमीटर लंबा हाईवे बन रहा है, जिसके लिए किसानों की जमीन का मुआवजा देने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। भारत नेपाल सीमा पर एक ड्राई पोर्ट आईसीपी और जो हाईवे से कनेक्शन के लिए 109D एक नया हाईवे बनाया जा रहा है। इन तीनों पर वर्तमान में तहसील में और हमारे क्षेत्र में एक प्रक्रिया गतिमान है। जहाँ तक ड्राई पोर्ट की बात है, उसके लिए जगह चिन्हित कर ली गई है और वो वन विभाग की जगह है और उसमें उसको लैंड ट्रांसफ़र के लिए जो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। रोड जो उसको कनेक्टिंग रोड है, उसके लिए जो राजस्व की ज़मीन थी वो ऑलरेडी पूरी तरीके से ट्रांसफ़र कर दी गई है। वन भूमि भी उसमें कुछ आ रही है, वो भी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।